नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय संयुक्त राष्ट्र महासभा पर चर्चा करेंगे। हम ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में एक महासभा है। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आता है। तब से लेकर आज तक यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और मानव कल्याण के क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य कर रहा है। देखिए, पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध, इसके जो परिणाम थे, दुष्परिणाम थे, उन दुष्परिणामों से प्रभावित होकर विश्व के कुछ प्रमुख राष्ट्रों ने, कुछ प्रमुख लोगों ने, कुछ प्रमुख विचारकों ने एक ऐसा संगठन बनाने का निश्चय किया कि जो इस विश्व को युद्धों से बचा सके और जो एनर्जी है विश्व की, उसको शांति, सुरक्षा और मानव कल्याण में लगा सके। दूसरे महायुद्ध में जापान पर परमाणु हथियार का प्रयोग, यह एक ऐसी घटना है जिसने विश्व को झकझोर कर रख दिया और उसी का परिणाम स्वरूप ये रहा कि राष्ट्रसंघ जो 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आता है, उस राष्ट्रसंघ की कमियों को हम संयुक्त राष्ट्र में न लाएं। यानी हमने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन तैयार किया जिसको संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में शांति, सुरक्षा और मानव कल्याण के कार्य करेगा और विश्व को इन युद्धों से बचाए रखने का प्रयास करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में एक महासभा है और हम ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जो 111 अनुच्छेद हैं उसके चार्टर के, उनमें अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से लगाकर अनुच्छेद 22 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में विवेचन है। देखिए, महासभा संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है। डेविड कुशमैन इसको संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण और केंद्रीय अंग बताते हैं। इसी तरह से आइकल बर्गर इसे विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहते हैं और इसी तरह से अमेरिकन सीनेटर वार्डनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद कहा है। तो देखिए, इन स्टेटमेंट से हम इसकी महत्ता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, महासभा विश्व की व्यवस्थापिका हम इसको मान सकते हैं। देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का दायित्व है, यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास विश्व के विवादों का समाधान करने का अगर उसके पास शक्ति है और महासचिव यदि विश्व को मार्गदर्शित कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा एक ऐसा अंग है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विश्व के राष्ट्र के नेता आते हैं, चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, विश्व की समस्याओं को परिभाषित करते हैं, उन समस्याओं का हमें समाधान कैसे करना है, निराकरण कैसे करना है, इन विषयों पर चर्चा करते हैं। यानी ये एक ऐसा मंच है जहाँ विश्व के कल्याण की बात होती है, विश्व की समस्याओं की बात होती है और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, संयुक्त राष्ट्र के किन अंगों के माध्यम से किया जाए या विश्व के विभिन्न राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करके किया जाए, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। तो हम इसको विश्व की व्यवस्थापिका के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के संगठन की बात है, इसके स्ट्रक्चर की बात है, तो विश्व के जितने भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के हैं वो सभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य होते हैं। यानी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 मेंबर्स हैं और जो संयुक्त राष्ट्र के 193 जो मेंबर हैं वो सभी के सभी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य भी होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक देश को 5 प्रतिनिधि भेजने का भी अधिकार है, लेकिन वोट केवल एक राष्ट्र का एक ही माना जाएगा। इस प्रकार हम इसके प्रतिनिधित्व को समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में जो मतदान प्रक्रिया है कि संयुक्त राष्ट्र में किसी भी विषय पर कैसे निर्णय लिया जाएगा, तो यहाँ पर समानता का सिद्धांत है, यानी प्रत्येक राष्ट्र का एक ही वोट होगा। यहाँ पर विषयों का 2 तरह से विभाजन है, एक महत्वपूर्ण विषय और एक अन्य विषय। तो जो महत्वपूर्ण विषय है, उन महत्वपूर्ण विषयों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान में भाग लेने वाले उपस्थित
संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान में भाग लेने वाले और जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्यों की सहमति से किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिया जाता है और अन्य विषयों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित और भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में किसी भी विषय पर मतदान की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। इसके साथ अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकार और कर्तव्यों की अगर बात करते हैं तो देखिए, हमने जैसे शुरुआत में ये बात चर्चा कर ली थी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विश्व की तमाम समस्याओं पर चर्चा होती है और निर्णय लिए जाते हैं। तो इस एक ही स्टेटमेंट से हम संयुक्त राष्ट्र के अधिकार और कर्तव्यों को हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि संयुक्त राष्ट्र महासभा की यदि हम कार्यों का अगर हम जिक्र करें, इसके जो प्रमुख शक्तियां हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो इनकी प्रमुख शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी विश्व के किसी भी विषय पर यहाँ पर डिस्कशन होता है और उस पर निर्णय लिया जाता है और विभिन्न अंगों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अंग हैं उनके माध्यम से उनको कार्य करने के लिए टारगेट्स दिए जाते हैं। देखिए, महासभा के जो प्रमुख कार्य अगर उनको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करना, निर्णय लेना। उसके बाद अगर चार्टर में यदि संशोधन करना है तो वो महासभा के माध्यम से किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 108 में इसके चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया है, वो महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद की सहमति से उसमें संशोधन किया जाता है। अभी तक 2 बार संशोधन हो चुका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के संदर्भ में। इसके अलावा यह एक विचार विमर्श का एक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की। तो ये विचार विमर्श जो है इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है और हम ये समझ सकते हैं कि विश्व की तमाम शक्तियों, तमाम समस्याओं पर जो विमर्श होता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में होता है और यहीं से तमाम समस्याओं को हम परिभाषित करते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका राजनीतिक कार्य देखते हैं तो राजनीतिक कार्य तो सीधा सा ये है कि जहाँ कहीं भी संघर्ष होता है तो उसका राजनीतिक समाधान जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के माध्यम से किया जाता है। अगर हम इसका वित्तीय कार्य देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र का बजट अप्रूव करना और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से उनका खर्च में उनका जो वेटेज है वो तय करना संयुक्त राष्ट्र महासभा का है। इसके अलावा अगर हम इसके निर्वाचन की शक्ति को देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का जो निर्वाचन होता है या उनको जो एडमिशन मिलता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 बहुमत से मिलता है, लेकिन उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति का होना आवश्यक है। इसके साथ ही अगर हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अगर और कार्यों को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं वहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं में यदि कोई परिवर्तन है तो राष्ट्रों की सहमति के आधार पर वहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, देखिए, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक म्यूनिसिपल लॉ से भी कम शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन फिर भी कोड ऑफ इंटरनेशनल लॉज को बनाने में संयुक्त राष्ट्र महासभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है और मानव अधिकारों के लिए ये महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। विश्व की अगर कोई भी महामारी है, जैसे अभी कोरोना का संकट चल रहा है, उस पर अगर कोई निर्णय लिए जा रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा आज तक जितने भी महत्वपूर्ण अगर रिजोल्यूशंस अगर यूनाइटेड नेशंस में पास हुए हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम अगर लेते हैं तो अगर निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो चाहे पीटीबीटी हो, चाहे एनपीटी हो, चाहे सीटीबीटी हो या विभिन्न केमिकल वेपन्स के संदर्भ में यदि कोई प्रस्ताव पास हो रहे हैं, यदि कोई निर्णय लिए जा रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्णय लिए जा रहे हैं।
अगर हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जो 1948 में लिया गया था, तो वो भी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में लिया गया। इसके साथ अगर हम शांति के लिए एकता प्रस्ताव की शक्ति पर अगर हम बात करते हैं तो इस पर चर्चा हमने पहले भी कर ली है। तो यूनाइटिंग फॉर पीस के माध्यम से अगर वीटो के दुष्प्रभाव से यदि संयुक्त राष्ट्र कार्य नहीं कर पा रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव भी महासभा के पास एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्राप्त है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि चाहे नए राष्ट्रों की सदस्यता का प्रश्न हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन की बात हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र के बजट की बात हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र के अन्य जो अंग हैं, चाहे वो आर्थिक सामाजिक परिषद हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो, चाहे न्यायशीता परिषद हो, चाहे महासचिव का चुनाव हो, यानी निर्वाचन और नियुक्ति के क्षेत्र में भी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का महत्वपूर्ण रोल है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि महासभा अपने आप में संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र है, क्योंकि सभी विश्व के सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व महासभा को प्राप्त होता है। और हम ये भी देखते हैं पिछले अगर 1945 से लगाकर आज तक का अगर हम संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के क्रियान्विति का अगर मूल्यांकन हम करते हैं, तो महासभा ही ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसने इस विश्व को तीसरे महायुद्ध से बचाए रखा है। और विश्व में अनेक ऐसे नए कानून बने हैं, अनेक रिजोल्यूशंस पास हुए हैं जिसके माध्यम से मानव कल्याण के कार्य हो रहे हैं। और जो युद्ध जहां हो रहे हैं और युद्ध के बाद अगर कहीं पुनर्निर्माण की बात होती है, तो उसमें भी महासभा का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के शक्तियों और कार्यों की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा महासभा का हर प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से अधिवेशन शुरू होता है और उस अधिवेशन में इसका एक नया अध्यक्ष चुना जाता है। और इसके अलावा उस महासभा के 21 उपाध्यक्ष भी होते हैं। महासभा की 5 ऐसी समितियां भी होती हैं जो विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। और इसके साथ ही महासभा की एक छोटी असेंबली भी हुआ करती थी, यद्यपि अभी वो छोटी असेंबली अस्तित्व में नहीं है। जब वीटो के दुष्प्रभाव के कारण महासभा कार्य नहीं कर पा रही थी, तो 1947 में एक इंटरिम कमेटी का गठन हुआ था जो एक महासभा की छोटी असेंबली के रूप में जानी जाती थी। इस प्रकार हम महासभा के संगठन और इसकी शक्तियों को समझ सकते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न है कि आज के संदर्भ में महासभा की क्या भूमिका है। देखिए, विश्व की तमाम समस्याओं पर चर्चा और निर्णय यदि कहीं लिए जा रहे हैं तो महासभा में लिए जा रहे हैं। विश्व में अगर शांति और सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यदि कहीं फेल होती है तो उसका निर्णय और उस पर कार्यवाही महासभा के द्वारा ली जाती है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के जो लीडर्स हैं उनको यदि बोलने का अगर मंच कहीं प्राप्त होता है तो महासभा के पास प्राप्त होता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से आज महासभा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अस्तित्व में है। इसके अलावा महासभा जो है सर्वानुमति के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। विश्व के सभी लोग इसमें विश्वास रखते हैं। ये विश्व की व्यवस्थापिका के रूप में हमारे सामने है। इस प्रकार महासभा को हम ये देख सकते हैं कि आज के संदर्भ में महासभा की जो प्रतिष्ठा है वो निरंतर बढ़ रही है। यद्यपि ठीक है कि एक वीटो पावर के कारण महासभा का, या हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन यदि महासभा के कार्य, महासभा के संगठन और महासभा की अभी तक की अगर भूमिका को हम देखते हैं तो वास्तव में संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व की एक सभा है, विश्व का एक प्लेटफॉर्म है, विश्व की संसद है, जिसके माध्यम से हम संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।